अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। सब खैरियत है? मेरी आवाज़ अब इंशाल्लाह ऑनलाइन वाले बच्चों तक भी पहुंच रही होगी। क्या हाल चाल है आप लोगों के? शुरू करें मुनीब? चले लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टडी टेक्स्ट है आपके पास? खैर खैर है, अभी नहीं भी है तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो। जस्ट गिव मी अ मिनट। देखो मेरे बच्चों, कल की क्लास के बाद मेरे पास कुछ बच्चे आए, उससे पहले भी आए थे, बाद में भी आए। अब तुम लोग इससे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इतना ज्यादा चीजों को लेकर? कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाएं, क्या उठाएं क्या ना उठाएं, और कहाँ से उठाएं? देखो, मैं चंद बातें तुम्हें बार बार क्लियर कर रहा हूं। एक तो सबसे पहली बात ये, रिलैक्स हो जाओ। कोई क़यामत नहीं आ रही है। आई कैप के साथ मेरा कोई ये तीसरा मौका है जब ये स्कीम चेंज हो रही है, और मैं तीसरे मौके में आपको ये, थैंक यू बेटा, मैं ये गारंटी दे के कह सकता हूं कि जब तक आई कैप कोई डेट ना दे, अल्लाह के वास्ते परेशान ना हो। क्या पता पूरा 2025 इसी से गुजर जाए। यानी अभी 2025 के दो इम्तिहान आने हैं। एक तो पक्का पक्का पुरानी स्कीम के तहत ही है क्योंकि मार्च वाला है तुम्हारा पहला, और दूसरा सितंबर वाला। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो कुछ होगा वो मार्च के बाद होगा, क्या पता वो सितंबर के बाद हो। इसलिए अभी कंफ्यूज मत हो। और सिर्फ अच्छा, एज फार एज कहां से लें, देखो हम ये दावा नहीं करते कि टीएसएच फरिश्तों का कॉलेज है। हर कॉलेज माशाल्लाह अच्छा है, हर टीचर अच्छा है। जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, जैसे पढ़ा रहा है, मैं किसी आधे से ज्यादा टीचर्स जो बाहर बाहर कॉलेजेस में हैं वो तुम्हारे टीएसए के ही स्टूडेंट हैं। उन्हीं शरीफ तबानी, माजिद मसूद, सायमा शहजाद, समद दाऊद, अकील, इन्हीं के स्टूडेंट हैं। चले मैं तो बच्चा हूं अभी, छोटा सा मासूम सा, तो मुझे तो आए हुए अभी 10-12 साल हुए हैं। लेकिन ये जितने टीचर्स हैं बड़े 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 बड़े, तो तुम ये सोचो कि जब वो डीएसए से पढ़ के, माजिद से पढ़ के, समद साहब से पढ़ के, मैडम सायमा से पढ़ के आज इतने बड़े आदमी, तो तुम लोग क्यों नहीं बन सकते? पहली चीज। दूसरी चीज, देखो मैं एक बड़ा मुझे ऑब्जेक्शन है आई कैप से इस बात पे, और मैं उस ऑब्जेक्शन को अक्सर आई कैप की मीटिंग्स में बोलता हूं। वो ऑब्जेक्शन बड़ा, एक सेकंड जरा मैं यहां से रोकूं वरना ये, वो ऑब्जेक्शन ना बड़ा सिंपल सा है। आई कैप को थोड़ा सा ना सिस्टम कंट्रोल करना चाहिए। मतलब मैं तुम्हारे इदारे के अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, मैं जैबिस्ट में पढ़ा रहा हूं, मैं कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप में पढ़ा रहा हूं, मैं आईसीएमए में पढ़ा रहा हूं, राइट नाउ पढ़ा रहा हूं 4 जगहों पे। इन चारों जगहों ने ये फिजिकल अटेंडेंस को कंपलसरी कर दिया। आप एमबीए, बीएस, बीबीए किसी बच्चे से पूछ लें, क्या वहां ये मुमकिन है कि आप पूरी पूरी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर्स घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ते रहें? क्या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड लॉयर्स, 3 प्रोफेशनल्स है ना, क्या पूरे पाकिस्तान में कहीं ऑप्शन है कि आप एक यूएसबी लेकर आए, 6-8 हजार रुपए हमको दें, हम पूरे कोर्स के 90 लेक्चर आपको यूएसबी में भेज देते हैं, घर में बैठ के देखिए। ये आई कैप को मैंने बोला कि अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा अपने क्या सीए क्वालिफिकेशन किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से कम है क्या बेटा? ज्यादा ही है। मतलब मैं खुद लॉयर बना हूं, डॉक्टर, इंजीनियर, आप मुझे बता दें हर लिहाज, यानी अगर एक डॉक्टर खड़ा हो, इंजीनियर खड़ा हो, अकाउंटेंट हो, तो जब ये बल्कि जनाब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो थोड़ा सा सिर्फ एक, देखो क्या इस वक्त क्या मसरूफियात हैं तुम्हारी सिवाय कैफ के पेपर्स देने के? कोई नौकरियां कर रहे हो, कोई और बंदा, हाँ कोई होगा जो बच्चा शायद नौकरी वगैरह मैनेज कर रहा हो। इस वक्त हम आपको एफटीएस क्यों कह रहा है? क्या फुल टाइम स्टूडेंट, फुल टाइम स्टूडेंट। तो जो बच्चा फुल टाइम स्टूडेंट है, अगर वो प्रॉपरली क्लासेस कंडक्ट करता है, क्लासेस लेता है फिजिकली,
देखो इसका फायदा शायद तुम्हें बाद में खुद एहसास होगा कि क्लासेस को फिजिकली लेना, टीचर से इंटरेक्शन होना, उसके बाद टेस्ट होना, जो टेस्ट वगैरह हम कंडक्ट करते हैं यहाँ पे बाकायदा हर चैप्टर का, वो जरूरी है। मैं यकीनी तौर पे यहाँ पे ये बार बार तुमसे कह रहा हूं कि आई एम नॉट हेयर कि मैं यहाँ पे बैठ के अल्लाह ना करे कोई बुराई करूं या कुछ करूं, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको इस वक्त एक प्रॉपर कोचिंग की जरूरत है, क्योंकि आप इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे अहम मरहले में दाखिल हो रहे हैं। पीआरसी आप लोगों ने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेक्निकल नहीं था, मैं खास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टेक्निकल था थोड़ा बहुत। अगर तुम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के थे फिर तो आइए भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा, इकोनॉमिक्स भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा, मैथ्स बचपन से पढ़ रहे हो, थोड़ी सी हाई लेवल मैथ्स पढ़ ली, आईटी भी तो वैसे ही खेल तमाशा लगता है मुझको। और बचा कौन सा वाला बच गया, बिजनेस स्टार्टिंग एंड स्किल्स। अब असल में तुम्हारा ड्रामा शुरू हो रहा है बच्चों, तो मैं सिर्फ तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा, वक्त पे फैसले को आने दो। पहले से कभी कभार ना हम लोग किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं तो परेशान हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं सोचते। ये दोनों एक्सट्रीम गलत है। आप एक लिमिट तक सोचिए। आपने यहाँ से पीआरसी किया, मेरा नहीं ख्याल कि आपको टीएसए के पीआरसी से कोई शिकायत होगी। और अगर किसी टीचर, मैंने फिर भी कह दिया कि हम परफेक्ट नहीं है, क्या पता आपको कोई गम लग गया हो, कोई बुरा लग गया हो, टीचर, कोई एडमिन, कुछ भी, वी आर नॉट परफेक्ट, लेकिन एटलीस्ट एडमिन है तो, सिस्टम है तो। बाहर तो मैं क्या बताऊं, बच्चे जा जाके वापस आ रहे हैं कि सर जी टीचर ने, क्योंकि वो जॉब करता है तो उसकी क्लास शुरू ही 5:30 बजे शाम में हो रही है, एडमिन है ही नहीं नाम को, कोई मैसेज का जवाब ही नहीं दे रहा है, हम कॉल पे कॉल कर रहे हैं, हमारे पैसे फंस गए हमें अब ये सारी चीजें। इससे ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हारे टीचर्स पे ट्रस्ट करो, रिलाय करो, जो भी टीचर्स तुमको मिल रहे हैं। देखें, मेमन कौन है तुम लोगों में से? अब मुझे बात बताओ मेमनो, मेमन अपने कारोबार, अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग को अपने हाथों से कभी खराब होने देगा? नहीं ना। शेफ तबानी मेमन है, आई एम नॉट, मैं नहीं हूं यकीनी तौर पे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे एक बात बताओ, शरीफ तबानी अपने इदारे के यानी ये जो बड़े बड़े टीचर्स है ना, तबानी साहब, सिर्फ ये वाली बिल्डिंग थी, पीछे वाला कैंपस नहीं था। इसी क्लासरूम में, इसी कैंपस में, इसी बिल्डिंग में बैठ बैठ के इतने बड़े बड़े टीचर्स बन के निकल गए। क्या शरीफ तबानी साहब तुमको ऐसे टीचर्स प्रोवाइड करेंगे कि उनका इदारा बंद हो जाए, उनका कारोबार तबाह हो जाए? 26 साल, इंशाल्लाह 1-1.5 महीने के बाद दिसंबर की सर्दियां तेज वाली आ जाएं तो फिर हम 26th एनिवर्सरी मनाएंगे विद एनुअल सीए एनुअल डिनर एंड सम सॉर्ट ऑफ, अगर मेरी बात मान ली तबानी साहब ने, तो सम सॉर्ट ऑफ कवाली नाइट वगैरह। दिसंबर का प्लान है हमारा, क्योंकि अभी पिकनिक हो रही है 8 अक्टूबर को। नवंबर में स्पोर्ट्स गाला कराएंगे आपका विंटर इंटर टीएसए, जिसमें आप सब पार्टी, लड़कियों की टीम भी बनानी है मुझे सारी, सब लोग खेलेंगे, मजा आएगा, बहुत एंजॉय करते हैं। ओपनिंग सेरेमनी, एंडिंग सेरेमनी, और उसके बाद दिसंबर में फिर एक इवेंट होगा। जनवरी में कुछ नहीं होगा क्योंकि जूता पड़ेंगे। फरवरी और जनवरी तैयारी मुकम्मल होगी, और मार्च में तुम इंशाल्लाह अपनी पहली अटेम्प्ट दोगे। वैसे ही तुम्हारे पेपर्स और रमजान साथ साथ शुरू होंगे। 28 फरवरी को रमजान शुरू है, और मार्च के पहले हफ्ते में पहला अशरा होगा, पूरा पहला अशरा तुम्हारा इस दफा। बस सही बात भाई, मंडे से लेकर अगले ट्यूसडे तक 8 पेपर है, 8 दिन फिक्स है। ये पीआरसी नहीं होता, मैक्सिमम 5 है वैसे, आई क्या आपकी लिमिट है मैक्सिमम 5। 5 भी हमने देखे हैं बच्चों को उठाते हुए, मगर 4 तो नॉर्मली उठा ही लेते हैं। और असल में होता है कि मंडे, पहला मंडे ऑफ मार्च, पहला मंडे ऑफ सितंबर, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, फिर मंडे ट्यूसडे, 8 पेपर। तो एक मंडे से शुरू होकर अगले ट्यूसडे तक सुबह 9 से लेकर 12:15 बजे तक 3 घंटे का पेपर होता है, 15 मिनट का प्लानिंग टाइम होता है। आप 9 बजे एग्जामिनेशन सेंटर में दाखिल हो जाएंगे, क्लासरूम में आपके पेपर मिल जाएगा आपको 9 बजे सुबह। 15 मिनट तक आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ पेपर पढ़ना है। हमारी आवाम क्या करती है उन 15 मिनट में? ला इलाहा इल्लल्लाह,
वो दम कर रही होती है, अरे भाई दम कर लो पहले बैठ के। तो खैर ये हम तुम्हें गाइड करेंगे प्रॉपर्ली कि 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है और फिर 3 घंटे को कैसे करना है। बहरहाल पेपर इतना टेक्निकल नहीं होता कैफ 4 का, अकेला कैफ 4 जो मर्ज होने वाला है ना, मुझे फिर डर लग रहा है कि वही नाइटमेयर बन जाएगा आई कैप का, कि बच्चे FAR 1 FAR 2 तक पास करके बैठे रहते थे, सर ये लॉ कैसे निकलेगा। आई कैप फिर ये बेवकूफी कर रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम बैठेंगे मीटिंग्स में तो डिस्कस करेंगे, मगर मैं इस वक्त अभी सिर्फ कहूंगा आप कंसंट्रेट कीजिए अपनी मार्च के अटेम्प्ट पे और एटलीस्ट 3 पेपर्स दीजिए अलॉन्ग विद PPE। परेशान ना होइए। और देखो मैं एक और बात यहाँ ऐड कर दूं, ऑफिशियली मैं रिकॉर्डिंग में हूं इस वक्त, मेरे डायरेक्ट ताल्लुकात तबानी साहब से, डायरेक्ट। मतलब इसमें माशाल्लाह कहने की कोई बात नहीं है। इसका जवाब मैं ये कहना इसलिए चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, कभी कोई प्रॉब्लम तुम्हें हो रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी टीचर, एनी एडमिन, एनी बंदा, जस्ट टॉक टू मी। एक सेकेंड, जस्ट टॉक टू मी। अगर तुम्हारा प्रॉब्लम जेन्युइन होगा तो मैं ये तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वो रिजॉल्व होगा। इसलिए फॉर गॉड सेक सुनी सुनाई बातों पे कि ये है वो है मत करो। आप मुझे बता दें TSA में जो आपको PRC फैकल्टी दी गई, यार कौन है उसमें ऐसा जो तुमको कि यार ये वाला बंदा ठीक नहीं था। नाम मत लेना, रिकॉर्डिंग हो रही है तो ऐसा से बोलते ना मैं समझ जाऊंगा। मतलब साकिब की अपनी क्लास है, जैन का अपना स्टाइल है, समझ साहब तो बाप है सबके। फिर आ जाओ मैडम साहमा। मैं इस बात को फख्र से कहता हूं कि अगर मुझे कभी मौका मिला TSA में किसी टीचर का स्टूडेंट बनने का तो मैं मैडम साहमा का स्टूडेंट बनूंगा। मुझे उनका स्टाइल, उनकी डिसेंसी, उनकी ग्रेसफुल पर्सनालिटी बहुत पसंद है। फिर आप आ जाइए आइए में माजिद मसूद साहब से लेके, बेटा बेटा उनका एक अपनी क्लास है, गुलाम मुस्तफा हमारे मासूम से मलंग आदमी। ITB अगर वो 2000 वाली किताब साइड में कर दी जाए तो बिलाल भी क्या बेहतरीन टीचर है। तो बताना नहीं बिलाल को जूते मारेगा मुझे। और कौन सा सब्जेक्ट बच गया बेटा? इकोनॉमिक्स। हाँ अकील साहब की क्लास में नींदें आती होंगी जब पाकिस्तानी सियासत खान साहब गालियां खाते होंगे, है ना? टिका की गालियां देते हैं खान साहब को। मगर इमरान इमरान पालवा तो मेरा बच्चा, हमारी कोशिश यही है कि हम आपका ये सफर सुकून से गुजारें और आपको पहले पड़ाव तक पहुंचा दें। होता है ना कौन बनेगा करोड़पति का पड़ाव, तुम्हारा इस वक्त पड़ाव कौन सा है? फर्म। फर्म मिल गई ना तुमको, कंट्रोल में आ जाएंगे हालात। क्योंकि फर्म नहीं मिलती, कैश क्लियर नहीं होता तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से। बहरहाल थोड़ा सा आगे चलेंगे। कल हमने शुरू किया था मामला, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमने सोर्सेज ऑफ लॉ में तो व्हाई दिस इज ऑफ, ऑफ क्यों है? ओह आई एम सॉरी खान साईं, आपने बताया ही नहीं मुझे। साईं भाग के जाइए IT में, हंगामा मचा दीजिए, चीख के आइएगा कि सर तलाक का गुस्सा तो आसमान तक चला गया है, क्यों ऑफ पड़ा हुआ है वो? IG सुन रहे हैं आप लोग मुझे? चाचा को क्या करना है? चाचा ऑन की जगह चाचा ऐसे करना है, तुम कर दो ना मुनीब, तुम्हारे सर पर है, ऐसे हो जाएगा, सही चल जाएगा। तो खड़े हो जाओ ना, ये सही दबाया इसने, उंगली सही थी हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। चले जनाब, लेजिस्लेशन मैं क्योंकि मुझे कुछ बच्चों की शक्लें नहीं नजर आ रही हैं इसलिए मैं कल से ये ऑन हो, एक सेकंड बेटा रुक जाओ जरा, मैं इसको ऑन करवाऊं। आ रहा है, हो गया है? मैडम आप ये वाली 1-2 लाइट्स ऑफ कर देंगी? नो 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 नो। हाँ और वेरी गुड, थैंक यू। आपके सामने चैप्टर नंबर 1 मेरे बच्चों, ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर 1। असल में
मैंने कल भी रिपीट किया था और मैं आज फिर इस बात को रिपीट कर दूं कि चैप्टर, थैंक यू सो मच बेटा, हमारे चैप्टर 1 में आईकैप सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन दे रहा है टू द लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। हो गया ऑन वो ऑफ था प्रोजेक्टर। और लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हमें थोड़ा सा गाइड किया जा रहा है। कानून क्या है मेरे बच्चों? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि जिसके जरिए स्टेट कंट्रोल की जाती है। नंबर 2, अच्छा मैं साथ में ये गाइड करता रहूंगा कि तुम्हें क्या याद करना है क्या नहीं। ये मैनुअल पेपर है बेटा, यहाँ खाली तुम्हें टिक नहीं लगाना है, यहाँ तुम्हें रिटेन करनी है चीजों को। 1.1 से लेकर 1.4 तक सिर्फ रीडिंग मटेरियल, ये तुम्हें लर्न करने की जरूरत नहीं। पहली बात क्या हुई, कानून क्या है? आप लोगों ने कहा कानून वो एज सच रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो रियासत पाकिस्तान ने बनाए हैं मामलात को, सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। नंबर 2, बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ क्या है? जवाब आया। देखें, मैं यहां बैठ के तुम्हें तलाक के मसाइल नहीं डिस्कस करूंगा, खुला कैसे ली जाती है ये भी डिस्कस नहीं करूंगा, रेप केस में रेपिस्ट के साथ किस तरह लॉ डील करेगा, या कारसाज एक्सीडेंट केस में नताशा इकबाल को कल क्यों बेल मिल गई हाई कोर्ट से, ये मेरा टॉपिक नहीं है तुम्हारे साथ डिस्कस करना। हाँ, कभी हम चाय पे बैठेंगे तो इस तरह के सवालात और जवाबात हम अलग से टॉपिक से, मैं यहां सिर्फ और सिर्फ आपको एक एरिया ऑफ लॉ जिसको हम बिजनेस लॉ कह रहे हैं, और उस बिजनेस लॉ का भी एक एरिया दैट्स मर्केंटाइल लॉ, ये बताने के लिए आया हूं। मर्केंटाइल लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल सेल्स, ये सब हम शुरू करेंगे। आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है लॉ? अगर किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो कि व्हाई चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टडी लॉ, तो माय डियर, मैं अगर एक छोटा सा सवाल पूछूं, ये मेरा बच्चा सामने नजर आ रहा है मुझे, व्हाट्स योर नेम बेबी? यूसुफ। यूसुफ, आर्टिकल्स कहां से करते हैं? फर्म्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फर्म एंड अ कंपनी? नहीं पता होगा तुमको, मैं इसको कुछ नहीं कह रहा, ये नहीं पता होगा। यही तो बताना है लॉ के जरिए कि फर्म इज अ पार्टनरशिप बिजनेस एंड कंपनी इज अ लिमिटेड लायबिलिटी एंटिटी। यही तो आपको पढ़ा। अब कितना एबनॉर्मल लगेगा कि अगर कोई इससे पूछे यूसुफ से कि भाई ये फर्गुसन को फर्म क्यों कहा जाता है और जुनैद जमशेद की कंपनी क्यों है? अच्छा, जुनैद जमशेद की कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड क्यों लगा हुआ है, लकी सीमेंट में सिविल लिमिटेड? बेटा, ये कितना एबनॉर्मल लगेगा कि आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं और ये बेसिकली चीजें ना पता हो। इसलिए एक जुमला मैं सिर्फ पढ़ूंगा यहां पे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग लॉ इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज टू बी अवेयर व्हेन लीगल प्रॉब्लम्स अराइज, बी एबल टू जज। जब तुम्हें बाहर से मदद लेनी है, ये मामला मैं नहीं हल कर सकता, मुझे कंपनी के लीगल एडवाइजर को कॉल करनी पड़ेगी, तो तुम्हें नॉलेज होगी तो करोगे ना ये सब। एंड देन आपका सवाल, क्या ये सारा कानून जो सर हमें पढ़ाया जा रहा है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वॉल्व है? यस। आप जब इंशाल्लाह फॉर्म्स में पहुंचेंगे, आर्टिकल्स स्टार्ट करेंगे, आपको ये तमाम चीजें, मुझे पीआरसी का तो नहीं पता कि कितना कनेक्शन है, कैफ का एक एक सब्जेक्ट तुम्हारे आर्टिकल्स में तुम्हें प्रैक्टिकली नजर आ रहा है। जो तुम यहां पे बातें देख के जाओगे, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, आई डोंट नो कि वो FAR 1 में कौन सी वाली अकाउंटिंग पढ़ते हो तुम लोग, ये क्या है, कभी वो ब्रांच अकाउंटिंग बन रही है, फाइनेंशियल स्टेट, वो सारी चीजें तुम्हें प्रैक्टिकली इंशाल्लाह आर्टिकल्स में नजर आएंगी। अब हमने अपना याद करने वाला टॉपिक शुरू किया। 1.5 है हमारा लर्निंग टॉपिक। बेटा, आईकैप के हिसाब से तुम्हारे इस चैप्टर को पेपर में 5 to 7 मार्क्स दिए जाएंगे, ये फिक्स कर दिया आईकैप ने। मैं ये आपको दिखा दूंगा जहां पे आईकैप ने ग्रिड इशू की, मिनिमम 5, मैक्सिमम 7, यानी कम। अब एक बच्चे ने मुझसे कहा सर 5 नंबर अगर हम ना याद करें चैप्टर 1, मैंने कहा बेटा ये तुम उससे पूछो जो 47 48 पे फेल हुआ बैठा है, वो बताएगा कि 2 नंबर की क्या अहमियत थी, 1 नंबर की क्या अहमियत थी। आपको लग रहा है कि चैप्टर 1 खाली 5-6 नंबर का आएगा, नहीं करते, छोड़ देते हैं इसको। लेकिन अगर आप अल्लाह ना करे 47 48 पे रुक रहे होंगे,
तो यही चैप्टर आपको इंशाल्लाह पास कराएगा और आगे ले जाएगा। एक नंबर को भी गैर अहम ना समझो बेटा, पेपर का एक एक नंबर बहुत अहम है। इसलिए सोर्सेज ऑफ लॉ, सबसे पहले मैंने आपसे कहा पाकिस्तान की डिफरेंट सोर्सेज हैं, क्योंकि एक तो हम इस्लामिक कंट्री हैं, तो हमें ऑन एंड ऑफ जरा वो चले। इस्लामिक कंट्री पे याद आया, कल नताशा दानिश को बेल हो गई, हाई कोर्ट ने बेल दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि उनके कहने का, पागल ना कहो, जज साहब है यार, खुदा का वास्ता, जस्टिस माय लॉर्ड जस्टिस आगा साहब ने दिया है। उनके कहने का मतलब ये है, उन्होंने जो कि जो एक शरई लॉ है शराब का, वो आइस पे अप्लाई नहीं होता। आ गई है चाहे वो दे दिया था उसका। हाँ हाँ, थैंक यू। शरई लॉ आइस पे अप्लाई नहीं हो रहा, वो जो लिमिट है वो नशा आवर चीज का, वो पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो ये जो बेल होगी ये एक शरई कानून के तहत है। पाकिस्तान में शराब पीने की सजा कोड़े मारना है। कोड़े मारना तो इस्लामिक पनिशमेंट है कि नहीं? है शरई है ना, तो तुम्हें वो भी नजर आएगा। फिर तुम्हें कहीं कहीं अंग्रेजों का कानून, जो मैं तुम्हें लॉ पढ़ाने जा रहा हूं वही अंग्रेज बना के गए थे 150 साल पहले। और कहीं कहीं हमारा अपना पार्लियामेंट। तो ये जो तुम्हें सबसे पहले नजर लेजिस्लेशन, तुम देख सकते हो इस लेजिस्लेशन में 3 नाम लिखे हैं बेटा। ये बहुत अहम टॉपिक है, तो इसको हम तफसील से आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह कि पार्लियामेंट जो लॉ बना रहा है, फिर प्रेसिडेंट लॉ बना रहे हैं जिसको ऑर्डिनेंस को कहा जाता है, और फिर एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होगा जिसको हम आई कैप कह सकते हैं। ये जो आई कैप रूल्स बना रहा है आजकल, स्कीम चेंज हो रही है, ये सब्जेक्ट, ये आई कैप को किसने अथॉरिटी दी है? पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने अथॉरिटी दिया है कैप को कि आप अपने इंटरनल रूल्स जो हैं वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था अदालतों के फैसलों की मदद से पुराने केसेस, मैंने आपसे कहा था वकीलों के दफ्तर में जाओ, तुम्हें ब्लैक ब्लैक बुक्स नजर आएंगी बहुत सारी, और ये दुनिया का उसूल है। तुम यूनाइटेड किंगडम के बैरिस्टर्स के पास चले जाओ, या पाकिस्तान के एडवोकेट्स के ऑफिस में चले जाओ, इंडिया चले जाओ, इंग्लिश मूवीज देखो, कहीं भी देखो, वकील के दफ्तर में काला कोट, काली टाई, सफेद शर्ट, ये लाजमी है। किसी बच्चे ने कहा सर व्हाट अबाउट पैंट? पैंट का कलर फिक्स नहीं है। पैंट व्हाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, फॉन भी हो सकती है, ग्रे भी हो सकती है। पैंट का कलर सिर्फ व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई एंड ब्लैक कोट। अगर मजहबी हैं वकील साहब तो शेरवानी पहनेंगे ब्लैक, खातून व्हाइट साड़ी ब्लैक कोट, या व्हाइट शलवार कमीज ब्लैक कोट। ब्लैक कोट इज अ मस्ट। क्यों वकील ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है? काले को सफेद करना है। ये बेहतर है। काला रंग असल में वो खूबसूरत तरीन रंग है जिसमें कोई भी कलर आप डाल दीजिए तो ब्लैक हो जाएगा। ठीक हो गया? एंड अगर हम सफेद रंग की बात करें तो सफेद इज द कलर ऑफ प्योरिटी एंड सफाई। वकील साहब माशरे में सफाई करने के लिए आए, गंदगियों की सफाई, हंसो नहीं। और काला रंग इसलिए है कि ताकि तमाम सफाई गंदगी वो अपने अंदर समेट लेते हैं। तो बेसिकली वकील का ब्लैक एंड व्हाइट ये है। बाकी तब मैं क्या बोलूं? हाँ, तो बजाओ। तो प्रेसिडेंट है पुराने फैसले। मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, बड़ी खतरनाक सी एग्जांपल दूंगा। याद है चंद साल पहले एक कब्रिस्तान में रात के टाइम पे लाशें निकालना शुरू कर दी गई थी? कौन सा कब्रिस्तान था वो? ले, पता ही नहीं। नहीं नहीं, पापोश। नाजमाबाद के साथ एक पापोश कब्रिस्तान है, शायद आप लोगों ने नाम सुना। पापोश नगर इलाका है ना, उसका कब्रिस्तान भी है। वहां पे ये हरकत शुरू हुई थी। और ना सिर्फ ये कि डेड बॉडीज निकाली जाने लगी थी, बल्कि उनके साथ कुछ बदकारी भी शुरू हो गई थी। अदालत पहुंचा मामला, जज साहब ने कहा क्या सजा है? वकील साहब ने कहा जिंदा के साथ बदकारी करने पर सजा लिखी है कानून में, डेड बॉडी के साथ कोई सजा नहीं। इस सिचुएशन में फिर क्या होता है
प्रेसिडेंट इशू किया जाता है, नया केस लॉ बनता है और फिर उस नए केस लॉ की मदद से फैसला खत्म होता है और फिर इस तरीके से देखा जाता है। मैं 1.5.3 पे आ गया हूं। मैडम पढ़ेंगी जोर से जरा, आप कल भी पढ़ी थी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। उम्मुल बनीन बेटा, आपका ताल्लुक एक इंटीरियर सिंध के शहर से है और बहुत सारे बच्चे भी हुए हैं हमारे जो इंटीरियर से आए हुए हैं। मेरा बेटा, कुछ ऐसे कस्टम्स हैं, रिवाज हैं, ट्रेडिशंस हैं जो शायद अब वहां के लोग पसंद नहीं करते, मगर बस क्या करें, रिवायात हैं, मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मेरा आप लोगों से एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, यस और नो में जवाब दीजिएगा। अगर रिवाज, रस्म रिवाज शरीयत से कॉन्फ्लिक्ट करें बेटा, तो रस्म रिवाज को फॉलो किया जाएगा या शरीयत? बस, वेरी गुड। अब यही कॉन्सेप्ट अगर मैं यहां पे लेकर आऊं, तो कुछ तो ऐसे कस्टम्स हैं जो बड़े इंट्रिंसिक पार्ट, बड़ा वाइटल अहम हिस्सा है कि उनको फॉलो करना, उन पे अमल करना बहुत जरूरी है, लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ कस्टम्स ऐसे हैं जिनको फॉलो नहीं किया जा रहा क्योंकि अब वो शरीयत से क्लैश कर रहे हैं, तो फिर उनको इग्नोर कर दिया जाए और जो कस्टम्स हमारे लिए रेलिवेंट है उनको हम फॉलो कर सकते हैं। एंड देन लास्ट इज एग्रीमेंट। जी बेटा। किसी के फैमिली में कोई शॉप वगैरह है, दुकान, वालिद साहब की कारोबार करते हैं, किस मार्केट में? जोड़िया बाजार। बड़ा मार्केट है भाई, कराची की सबसे बड़ी मार्केट, कराची क्या, पाकिस्तान का सबसे बड़ा होलसेल सेंटर है बोल्टन मार्केट, जोड़िया बाजार। यार एक सवाल पूछूंगा, जोड़िया बाजार की कोई एसोसिएशन होगी ताजिरों की? है, बिल्कुल है। अब जितने कारोबार जोड़िया बाजार में खोले हुए हैं, दुकानें चल रही हैं, क्या वो सब उस एसोसिएशन के मेंबर्स होंगे कि नहीं? अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर जोड़िया बाजार वाले किसी मामले पर हुकूमत से नाराज हो जाएं और कहें कल हम सब पूरा जोड़िया बाजार स्ट्राइक करेगा, तो क्या आपके वाले साहब दुकान खोल सकते हैं? और अगर आपके वाले ने दुकान खोली अकेले, तो एसोसिएशन इसको गुस्सा देखे, गुस्से से मामले को देखे कि आप हमारे मेंबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आपके वालिद उनके साथ एग्रीमेंट में एंटर हुए हैं। इधर बराबर में चलते हैं, ये 2 कदम पे तारिक रोड, तारिक रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन, सड़क है खाली अगर तुम देखो तो, इधर वाली चौरंगी से लेके भादराबाद तक एक रोड है बस, देखो तारिक रोड कहते हैं, मगर बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर है, बहुत सालों पुराना है, बचपन से देख रहे हैं। अब तारिक रोड के तमाम ट्रेडर्स ने अगर कोई एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो क्या वो तुम्हारे अब्बा पे अप्लाई होगा? वो नहीं होगा। क्यों? यस, ये जो आखिरी लफ्ज पढ़ा ना मैडम ने, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, तुम्हारे अब्बा तारिक रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी थोड़ी हैं। तो मेरा बच्चा, कभी कभार हम एग्रीमेंट करते हैं, जो एग्रीमेंट हम करते हैं उस एग्रीमेंट के तहत डेफिनेटली हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसकी टर्म्स हम पे अप्लाई होती रहती। इज दैट ओके? मेरे बच्चों, 4 नंबर का सवाल पिछली अटेम्प्ट में बन के आया था, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द लॉ इन पाकिस्तान। आपने चारों, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम, एग्रीमेंट लिख देना है। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? डिपेंड करता है यार, अगर तो तुम्हें, ये मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी, अगर तो 2 नंबर का सवाल आ रहा है तो फिर तो खाली 4 नाम लिख दो। अगर 4 नंबर, अब सवाल भी था ना, आपकी आवाम को ये भी नहीं पता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिफरेंशिएट। वो कह रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। एक सेकंड रुको ना, अभी तुम्हारे सामने स्क्रीन पे दिखाता हूं। एक सवाल आया, ये 500 प्लस का क्वेश्चन है, ये देखिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ गिविंग 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। ये 4 नंबर का सवाल था।
आपने इसमें ओ हाँ, आपने क्या देखा इसमें? आपने इसमें ऊपर एक पैराग्राफ बनाया, नीचे एक पैराग्राफ बनाया। अगला सवाल आया कि आपने क्या कहा? एक्सप्लेन एनी फोर डिफरेंसेस। अब यहां पर आपने कॉलम बना दिया। दोनों सवाल एक ही हैं, क्रिमिनल एंड सिविल लॉ पूछ रहा है, पूछने का अंदाज डिफरेंट है। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करता रहूंगा कि कौन सा वर्ड में किस तरह लिखना है। तो आपका सवाल था ना, क्या सर से हेडिंग्स डाल दें या अंदर का मटेरियल भी लिखें? अगर वो तुमसे कहते हैं एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, तो पर हेडिंग डाल के आपको मटेरियल, अच्छा मटेरियल ऐसा इंटरनल मटेरियल कि वो तुम अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, उसका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। हमारे क्लास का टाइम कब तक है? है ना, अभी खामोशी से सुनते रहो। एक मजेदार कहानी का आगाज करो। यार मुझे पता है कि तुम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि अब सिविल और क्रिमिनल लॉ की जानिब हम बढ़ रहे हैं, तो मुझे दो तीन सवालों के, व्हाट इज अ क्राइम? मैडम आपसे पूछ रहा हूँ, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास, व्हाट्स योर नेम बेटा? अच्छा सनाबिल हो तुम, तुम्हारा कल मैंने मैसेजेस देखे थे। सनाबिल क्राइम क्या है? खामोशी। कोई भी अनलॉफुल एक्ट क्राइम है? मैडम आपका जवाब बिल्कुल ठीक नहीं है, थोड़ा सा मसला है इसमें। क्राइम क्या है यूसुफ? जुर्म किसे कहते हैं? कानून के खिलाफ बहुत सारे काम हैं, सब जुर्म नहीं है। जुर्म का एक मतलब है जी, ब्रेकिंग द लॉ। हर ब्रेकिंग द लॉ जुर्म नहीं है, जानबूझ के भी जुर्म नहीं है। क्राइम किसे कहते हैं? बस 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 बस, उम्मुल बनीन ने जवाब दे दिया। वो काम जिस पे रियासत सजा दे, खत्म हो गई बात। हर वो काम जिस पे रियासत पाकिस्तान आपको सजा देगी, वो क्राइम, वो जुर्म। अब छोटी सी एग्जाम्पल है, पाकिस्तान में मर्द एक साथ चार बीवियां रख सकता है? नहीं, फखर से बोल रहे हैं भाई, देख रहे हैं जरा, एक के लाले पड़े हुए हैं अभी। खैर ये तो मैं ना बोलूं तो बेहतर है, वरना मैं भी गंदा हो जाऊंगा। अच्छा नहीं, ये मौजू खतरनाक है। हमारे मुल्क में एक साथ चार बीवियां रख सकता है मर्द, अमेरिका में रख सकता है। तो उनका वो चार बीवियां रखना क्राइम, सजा एक वक्त में। दे आर नॉट, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पॉलीगेमी। आपके मुल्क में पॉलीगेमी अलाउड है, बल्कि कुछ लोग तो बाकायदा इसमें बड़े फख्र महसूस कर रहे हैं। सही है, सही है। नंबर टू, मुझे बता दो, अब ये मेरा बच्चा बैठा है सामने, मेमन, मेमन तेरा नाम क्या है? अमीर हमजा। अमीर हमजा अभी बैठे बैठे इस डेस्क पे, व्हाइट डेस्क पे, एक कार्टून बनाता है, अजीबो गरीब सा, कुछ बड़ा सा मुंह वाला, हमटी डमटी स्टाइल, यूसुफ समझ गया, और लिखता है तलाल आरिफ। ठीक है, इसने जो कार्टून बना के मेरा नाम लिख दिया, पुलिस पकड़ के ले जाएगी इसको? नो। अब मैं बहुत एहतियात से बोल रहा हूं, अगर किसी शख्स ने ऐसे कोई खाका, कोई कार्टून बना के नाउजुबिल्लाह प्रॉफिट का नाम लिख दिया, ओए ओए, सजाए मौत, ब्लास्फेमी कर दिया उसने, गुस्ताखी रसूल, सेक्शन 295C के तहत। अब मैं तुम्हें क्राइम का मतलब बता रहा हूं। तलाक का कार्टून बनाने पर रियासत सजा नहीं देगी, तो हाँ गलत काम है, नहीं बनाना चाहिए आपको, लेकिन सजा नहीं मिलेगी इसको। लेकिन प्रॉफिट की शान में कोई भी हल्की हरकत कर दी, तो ये है क्राइम का मतलब। अब जरा सा क्राइम में मेरी बातों पे ध्यान दो। यार हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी है? किसकी? गवर्नमेंट, स्टेट, रियासत। रियासत की कहते हैं ना, रियासत है माँ जैसी, तो माँ जैसी रियासत की जिम्मेदारी है कि मैं घर, मेरी इज्जत, मेरी आबरू, मेरा मोबाइल, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरी जान महफूज रहे। ऐसा ही है। अगर अल्लाह ना करे कोई क्राइम कमिट होता है, चलें हम नताशा दानिश वाले केस की एग्जांपल उठाते हैं।
नताशा के एग्जाम्पल और नताशा की वीडियोस देखने से गलती नहीं नजर आ रही। कह रहे हैं कि उसने लेकिन जिस स्टाइल से उसने बाप बेटी को मारा और बाप बेटी को कुचला, उसके बाद वो इट्स एन एक्ट ऑफ क्राइम नजर आ रहा है कि बाकायदा वो एक उसने, तुम लोगों को वीडियो देखो तो उसकी गाड़ी की ब्रेक लाइट ऑन ही नहीं हुई है। थैंक यू भाई। यानी उसने टक्कर मारने से पहले, टक्कर मारने के बाद ब्रेक में पैर रखा, कुचलती भी निकली है वो आगे जाके, आगे एक और गाड़ी से टकराई है, उसकी अपनी प्राडो पलट गई है, मगर अंदर से ढीठ की बच्ची सीधी निकल रही है, उसे कुछ नहीं हुआ। उसकी हाँ प्राडो थी ना, वरना उसकी भी पलटी है गाड़ी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी के घर में डकैती हो, किसकी फॉल्ट है ये? किसका फॉल्ट है ये? घर वालों का फॉल्ट है। पागल हो गए हो? घर वालों बेचारों का क्या फॉल्ट है यार? रियासत की कमजोरी है, तुम्हारी पुलिस लुल है, किसी काम के काबिल, घर वालों की गलती है। एग्जैक्टली, they have failed to provide the required amount of security. कोई मोबाइल छीनते हुए कैसे जवान जवान बच्चे मर जाते हैं, अल्लाह ताला उनकी माओ को और बाप को सब्र अता करे। एक मनुष्य मोबाइल के पीछे, 2 टके की औकात नहीं है इन मोबाइल्स की। मैं तो अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम सबसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अल्लाह ताला तुम सबको अपने हिफाजत में रखे। कभी कोई तुम्हारे करीब आए बेटा, सोचना भी नहीं देने से पहले, वो मांगे बाद में, तुम पहले निकाल के जा, दफा हो जा, ले जा, 1-2 महीने में नया ले लूंगा। मेरी जान अहम है, ये मोबाइल नहीं। मेरे घर वालों के पास मैं खैरियत से पहुंचूं और घर वालों को यह बताऊं कि अम्मा मेरा मोबाइल छिन गया लेकिन मैं बच गया, यकीन करो अम्मा शुक्राने की नफल पड़ेगी। लेकिन अगर अम्मा को यह इत्तला पहुंचे कि मोबाइल बच गया, बेटा मर गया, वो पागल हो जाएगी। तो खुदा के वास्ते ये कोई मर्दानगी नहीं है। हमारे यहाँ के लड़के का नहीं सर ये कैसे मुमकिन है, मैंने ये सोचा था मैं यूं पकड़ लूंगा उसको, मैं मुक्का। ओए ज्यादा जॉन अब्राहम ना बनो, ड्रामे नहीं करो। शराफत से बाइक मांगे, गाड़ी मांग, जो तुम्हारी जान अहम है, तुम अहम, ये चीजें आनी जानी है, समझो जान का सदका गया। लेकिन इस पे वो लड़के कहते हैं ना शर्म आएगी, घर वाले दोस्त मजाक उड़ाएंगे। वो एक बच्चा था हमारा, उसने पैर पे गोली खाई, बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जब उसको ये पूछा, मैं कहा तुम उल्लू के पट्टे, अभी 2-4 गालियां दी, दे नहीं सकता सामने। मैंने कहा तुम्हें बोला, अच्छा उसने हरकत क्या की, मोबाइल छीन लिया उससे। मोबाइल छीन के जब वो बाइक पे बैठने लगे, उसने बाइक गिरा दी। अरे क्यों नहीं कर रहा है, जाने दे। नहीं सर ऐसे कैसे जाने दूं? देखो अफसोस होता है, हलाल की कमाई की चीज जब जा रही, अफसोस बहुत होता है, लेकिन कम नुकसान किस में? उन्होंने गोली मारी, भाग गए, मोबाइल भी ले गए, मगर बस उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको पैर पे लगी। तो मैंने कहा अब अगर ये गोली पैर के बजाय ऊपर लग जाती, सीने पे लग जाती, मुंह पे लग जाती, तो आप तो खत्म थे। मोबाइल भी वो ले गए, आप भी मर गए। अब बताइए, इसलिए तो नहीं सर इतनी शर्म की बात है, दुनिया मजाक उड़ाती। मैं कहा ले, दुनिया जाए भाड़ में, मैं तो कोई इतना बड़ा फट्टू हूं, अल्लाह ना करे। अभी तक तो कोई ऐसा मनुष्य, सब ले जा, दूर हट जा, बस मेरे से करीब मत आना मेरे। क्योंकि ये जो निकले ना छीनने के लिए, दे आर वॉयलेंट, वो उनके पास गंदूक, वो तुम्हें मारेंगे, उनका काम ही यही है। क्योंकि अगर उन्होंने तुमको नहीं मारा तो उनको डर है कि तुम उनको ना मार दो, तो वो तो अपनी जान लेने के लिए निकले हैं, आप क्यों दीवाने हो रहे हैं मोबाइल के पीछे? बहरहाल, अगर किसी की घर के अंदर डकैती पड़ जाए, अल्लाह ना करे, चलें अब हम अमीर हमजा, तुम्हारी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड। अमीर हमजा ने गुस्से में मुनीब का कत्ल कर दिया और किया S1 में। क्या होगा बेटा सबसे पहले? कोई नहीं भागेगा। अच्छा अब हुआ ये, ब्रेक हुई थी, जब मैं क्लास में एंटर हुआ तो मैं देखता हूँ मुनीब ऐसे ही कुत्ते की तरह पड़ा हुआ है।
मतलब एग्जाम्पल है ना, माजरत। तो चुप हो जाओ मनूसा, और तुम लोग हंस हंस के उसको तपा रहे हो। बदतमीजी कर रहे हैं, मैं इनको भी बताता हूँ। और ये चौड़ा खड़ा हुआ है, कौन? अमीर हमजा। मैं पहला काम ये करूंगा कि मैं बाहर से दरवाजा बंद करूं ताकि ये भागने ना पाए। पहली फुर्सत में एम्बुलेंस कॉल करूंगा और दूसरी फुर्सत में पुलिस। फिरोजाबाद थाने का इलाका, नहीं पुलिस आती फौरन है, करती वरती कुछ नहीं है, आती फौरन 2-3 मिनट में आती है। बिल्कुल, फिरोजाबाद थाना है ना ये, तारक रोड फिरोजाबाद थाना। फिरोजाबाद थाने से आएगी गाड़ी, वो आएंगे सारे पुलिस वाले, यहाँ पे क्या हुआ है, कहाँ हुआ है। फिर दरवाजा वो खोलेंगे, अंदर आएंगे। सबसे पहले इनको हैंडकफ डाला जाएगा, इनको रोका जाएगा और उनको उठाया जाएगा। तो उनकी कुछ सांस बाकी होगी, सही है ना? आपकी सांस बाकी थी, अब ऐसे थोड़ा, यार तुम लोग हंस रहे हो, बहुत बदतमीज हो गया। होगा ये मिस्टर अमीर हमजा, ये केस फाइल होगा। आज के बाद कान खोल के सुन लो, जब भी किसी मुकदमे की शुरुआत स्टेट के नाम से हो, समझ जाए कौन सा मामला है, क्रिमिनल मैटर। सिविल मैटर में अभी नहीं करा रहा, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अभी सिर्फ क्रिमिनल सुन लो। क्राइम हुआ है, कौन जा रहा है अदालत? अमीर हमजा तो ले जाया जा रहा है। अमीर हमजा की शिकायत लेके कोर्ट कौन जा रहा है? रियासत जा रही। मुनीब तो अस्पताल में पड़ा हुआ है ना, रियासत की जिम्मेदारी है तुम्हारी जान की हिफाजत करना। रियासत फेल हुई है तो वो जा रही। रियासत को हम यहां क्या कह रहे हैं? कंप्लेनेंट। क्या वकील मिलेगा? रियासत को पनिशमेंट क्यों मिलेगी? तो वो इंसाफ के लिए लड़ तो रही। पनिशमेंट, रियासत को पनिशमेंट नहीं मिलती अनटिल एंड अनलेस कि पुलिस की कोई कोताही सामने आए, फिर एक्शन होता है, सस्पेंड होते हैं पुलिस ऑफिसर्स अगर ये हो। क्योंकि पुलिस, रियासत का मतलब ये नहीं है कि शहबाज शरीफ या मुराद अली शाह खड़े होके मुल्क को कंट्रोल करेंगे। इनके मातहत इदारे और मुल्क के अंदर की सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस। बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं, रेंजर्स भी खैर हमारे कराची में आई हुई है, वरना रेंजर्स की जिम्मेदारी भी बॉर्डर की है। एफसी, बीएसएफ, रेंजर्स, ये सब बॉर्डर की फोर्सेस हैं। और आर्मी तो खैर है ही, मिलिट्री एंड एयरफोर्स एंड नेवी। जो सिविल फोर्स है हमारी, जो शहर के अंदर सिक्योरिटी, दुनिया में ऐसे ही है, वो पुलिस होती है। अमीर हमजा कौन है? अमीर हमजा, देखो ये बात, आपको लग रहा है कि अमीर हमजा ने कत्ल किया है, ये गोली चलाई है, क्या पता गोली चलाने वाला खिड़की से बाहर जा चुका हो, अमीर हमजा बेचारा पकड़ा गया हो। वो जैसे मुझे एक दफा बड़ा खतरनाक केस याद आ गया यहाँ पे। एक आदमी, उसका इंटरव्यू करने में पहुंचा सेंट्रल जेल, यही तुम्हारा जो है जेल चौरंगी वाला बड़ा जेल। तो मुझे एक अपनी थीसिस लिखनी थी एलएलएम में, किसी कातिल का इंटरव्यू लेना था। तो मेरे पास कुछ केसेस आए, मैंने एक केस को पसंद किया जिसमें बंदे ने अपनी माँ का कत्ल किया। मैंने कहा आई वांट टू इंटरव्यू हिम। मैं गया, काफी देर वो पूरी सुपरिटेंडेंट साहब ने सारी सेटिंग बनाई, मगर वो बोलने के मूड में नहीं था, बात ही नहीं कर रहा था। फिर वो ऐसे स्टील का ग्लास था पानी पीने का, उसने वो खींच के मेरे सर पे मारा। खैर मैं फिर भी मासूम बना, बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। तो कोई तकरीबन आधे पौन घंटे बाद उसको तरस आया, मुझ पे कहते हैं मुझसे क्या बात करने आए आप? मैंने कहा बस चंद सवाल पूछूंगा। तो मेरा पहला सवाल यह था कि कोई अपनी माँ को मारता है? क्यों? तो उसने इतनी एक खतरनाक बात बताई, उसने कहा जनाब मैंने माँ को मारा ही नहीं। फिर क्या हुआ था? कहता है मैं घर से बाहर गया हुआ था, जब मैं घर में दाखिल हुआ हूं तो मेरा चच्चा जो है वो घर में माँ के साथ कुछ गलत कर रहा था। तो मैं चीखता हुआ गया हूं, तो इन द मीन टाइम मेरे चच्चा के हाथ में जो छुरा था उसने मेरी माँ को मार दिया। और अब एक जवान बेटे के सामने जब माँ को छुरा पड़ जाएगा तो मुझे ये बताओ, अच्छा ये उसको छुरा मार के वो कह रहा है चच्चा मेरा बाहर भागा, अब वो चच्चा को पकड़ेगा उस वक्त या माँ को बचाएगा?
यही उसने किया। उस बेचारे ने गिरी हुई माँ को उठाया, उसके पेट से छुरा निकाला, और चच्चा उल्लू के पट्टे ने जाके बाहर क्या बकवास कर दी, अरे 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 उसने अपनी माँ को मार दिया, छुरा से मार रहा है, अंदर जाके देखो। मोहल्ले वाले जो अंदर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, छुरा किसके हाथ में है, छुरे पे किसके फिंगरप्रिंट है। तो मैंने कहा फिर तुमने ये मुझे क्यों बता रहे हो, तुमने वहां क्यों नहीं बताया। कहते हैं मुझे अब जिंदा नहीं रहना है, असल मैं तो जल्द से जल्द सजाए मौत पाना चाहता हूं, मुझे अपनी माँ के पास जाना। तो ये तो कोई बात नहीं होती, ऐसे क्यों जा रहे हो माँ के पास। तो कहता है कि मैं वो बदनसीब बेटा हूं जो अपनी माँ के जनाजे तक मैं अटेंड नहीं, क्योंकि मुझे पुलिस पकड़ के ले गई, मैं तो था ही नहीं घर पे, और मैं पूरे खानदान बद्दुआएं पड़ रही हैं मुझे कि माँ को मार दिया, माँ को मार दिया। तो अब मैं, मुझे किसी